हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। यह है अनअकैडमी, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी आज भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसमें छात्रों की संख्या जिस तरह से दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये विश्व का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है बच्चों। और मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अलग अलग राज्यों में पढ़ा चुका हूँ, अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थाओं के माध्यम से ये सेवाएं मैंने प्रदान की है। बाई क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूँ और बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आए हैं। आप मुझे टेलीग्राम के t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी क्लासेस का डिटेल्स मिल सके। बच्चों, आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स पा सकते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस, जो कि 24/7 आपको कनेक्ट रखता है आपके सपनों की से और अपने एजुकेशन से आपको कनेक्ट रखता है, ताकि आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकें। बच्चों, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और आप ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड वर्जन का फोन है तो। बच्चों, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के साथ ही आपको मिलता है 100+ एजुकेटर से पढ़ने का मौका। और अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 15,519 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आपने मेरे कोड निशांत1 का यूज किया तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ। बच्चों, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी जैसे सारे डायमेंशंस आपको मिल सकते हैं। बच्चों, दो तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, एक है प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है, जो कि 49,500 में आपको उपलब्ध होता है 1 साल के लिए। और अगर आपने मेरे कोड का यूज किया तो यू विल गेट इट इन ओनली 44,550। और 2 साल का कोर्स 72,000 का, 64,800 और 3 इयर्स का कोर्स 81,000 में अवेलेबल होता है। बच्चों, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस कोर्स के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ मिलता है पर्सनल कोच या पर्सनल मेंटर आपको मिलते हैं, जो कि आपकी स्टडी को लेकर करके चल सकते हैं। आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराए जाते हैं। आप स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक ले सकते हैं। 1 ईयर के लिए आपको 69,000 फीस है, लेकिन आप मेरे कोड का यूज करके 62,550 में ले सकते हैं। 2 इयर्स का कोर्स 96,300 और 3 इयर्स का कोर्स 126,900, जो कि निशांत1 कोड का यूज किया के लिया जा सकता है। बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, तो इफ यू वांट कि इसी रेट में एडमिशन ले लें तो मेक अ हरी, आप जल्दी से जल्दी इसको लें। और पर्सनलाइज कोच जो होते हैं वो आपकी तैयारियों को एक्सक्लूसिवली आपके साथ मिलकर प्लान करेंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप अपग्रेड भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। बच्चों, आप ऑप्शनल कोर्स भी ले सकते हैं जो 12 महीने का 27,500 का है। सिर्फ अगर आपको ऑप्शनल करना है तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आप मेरे कोड का यूज करके इसे ले सकते हैं 24,750 में, 2 इयर्स 40,000, 36,000 में और 3 इयर्स को 45,000 में बाय यूजिंग दिस कोड निशांत1। फ्रेंड्स, ओनली 6 months लेफ्ट फॉर योर प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं। 27 जून इज अ डिसाइडिंग डे फॉर योर प्रिलिमिनरी। 27 जून को 2021 में प्रिलिमिनरी यानी कि स्क्रीनिंग की परीक्षा होने वाली है। तो अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है और इसलिए अनअकैडमी आपको आपकी तैयारी को प्रिपेयर कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके आया है। एक तो क्विज कंपटीशन लेके आया है, जिससे कि आप अपनी तैयारियों को रेगुलर मोड पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्री के हिसाब से कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। आप अगर देखें तो
28 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि GS 6 मंथ्स के प्रिपरेटरी कोर्स के लिए दिया गया है। अब बच्चों, इसमें प्रिलिमिनरी सिलेबस, टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका, टेस्ट सीरीज और PDF का स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन होने वाला है। ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। और बच्चों, तीनों साल के लिए, वर्ष 2021 के लिए 6 महीने का बैच बनाया गया है, लक्ष्य 2022 बनाया गया है 1 वर्ष के लिए, और लक्ष्य 2023 बनाया गया है 2 साल का बैच। ये 3 बैचेस लाए जा रहे हैं जो कि लॉन्च हो रहा है। आप लोग अपनी तैयारियों के हिसाब से इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों, आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन, जैसा कि मैंने बताया कि इसका प्राइस हाइक होने वाला है, इसके मूल्य में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप अपने आप को अगर पर्सनल कोच के साथ, कस्टमाइज स्टडी प्लानर के साथ और बूस्टर सेशंस के साथ में आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो आप अपने कोर्स को अपग्रेड करें। अपग्रेड इट नाउ। बच्चों, मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलती है 10 बजे रात में ऐप पे, और इसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पढ़ा रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव स्टडी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में है। बच्चों, आज इसमें हमने 8 बजे रात से एक क्लास रखी है जो कि 8 से लेकर के 11 बजे तक है। तो इस समय तक अगर हम लोग देखें तो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो भी कंपनीज आई भारत में, उन कंपनीज का स्टार्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन तक हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और 1707 से लेकर करके 1857 तक क्या भारत में घटित हुआ, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन रीजनल स्टेट्स बिटवीन 1707 टू 1857, इसके बारे में हम लोग करेंगे। ये एक सीरीज होगी जिसमें कि 3 का सीरीज है, जिसमें से कि आज पहला सेक्शन होगा 3 आवर्स का। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। बच्चों, आप अनअकैडमी में YouTube पे मेरी क्लासेस देख सकते हैं मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 7 बजे शाम में, और ऑप्शनल चैनल जिस पे मैं फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ 7 बजे शाम में ट्यूसडे एंड सैटरडे को, और क्वेस्ट चैनल पे टेस्ट एवरी सैटरडे 5:30 PM को मैं ले रहा हूँ। बच्चों, आज का जो टॉपिक है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज ब्रिक्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इमर्जिंग कंट्रीज। 5 इमर्जिंग देशों का, 5 बढ़ते हुए देशों का ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इस 5 देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके द्वारा इस संगठन को बनाया गया है। ब्रिक्स 5 देशों का इनिशियल लेटर से क्वाइन किया गया है। B स्टैंड्स फॉर ब्राजील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। और ये जो बच्चों साउथ अफ्रीका, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बच्चों। ये साउथ अफ्रीका जो है, ये साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में इसका पार्ट बनता है। इट बिकम्स पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 2010। ठीक है, ये ब्रिक्स को हम लोग मान सकते हैं कि ये एसोसिएशन है 5 इमर्जिंग कंट्रीज का, 5 विश्व की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, उनका ये संगठन है। अब
ये प्रश्न उठता है कि भाई इन संगठनों का प्रयोग क्यों किया गया? ये विश्व में इतने संगठन हैं, तो ये ब्रिक्स संगठन को बनाया क्यों गया? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न उठता है। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें विश्व में ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि अगर हम लोग बोले वैश्विक अधिशासन के लिए कुछ संस्थाएं उत्तरदायी मानी जाती हैं, जो कि आप देखते हैं कि बहुत सारे देशों के माध्यम से, चूंकि विश्व में एक जो लोकल गवर्नेंस होना चाहिए, एक ग्लोबल गवर्नेंस होना चाहिए, उस गवर्नेंस के लिए कुछ देशों ने अपने आप को बहुत प्रोएक्टिव किया और बहुत सारे देशों ने मिलकर करके विश्व में एक गवर्नेंस की व्यवस्था की। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी G7 कंट्रीज की। G7 कंट्रीज की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो बाद में चल कर करके G8 के नाम से जाना गया। इस G7 कंट्रीज में अगर हम लोग बात करें तो यूएसए था, कनाडा था, जर्मनी था, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ये पहले 7 थे, प्लस बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो रशिया इसका पार्ट बन जाता है। ये जो संस्था, ये जो देश थे, ये देश विश्व की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उसके बाद ये लोग जो हैं, इन्होंने विश्व में एक तरह से बोले तो इकोनॉमिक, पूरी विश्व की इकोनॉमिक गति देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने लगी। आगे विश्व में कई देश और उभर के आते हैं, तो जब ये देश उभर करके आते हैं तो इन देशों के उभर करके आने के बाद इन देशों को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। इन देशों को इग्नोर करना जब पॉसिबल नहीं था तो G7 का विस्तार करके पहले तो रशिया को जोड़ा गया, जो G8 बन गया, तो G7 प्लस एक रशिया बन गया। फिर 5 नई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश को इसमें शामिल किया गया, जिसमें चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भारत शामिल हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इन देशों को इसमें स्थान प्रदान किया गया और ये देश भी G8 के भाग बन गए। लेकिन फिर से इसमें अन्य देशों को भी शामिल किए जाने की बात की गई और कुछ अन्य देश इसमें शामिल हुए, जैसे कि आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आप बात करते हैं साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बाद बात करते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद बात करते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। फिर टर्की, ये सारे देश इसके भाग बन गए। कुछ संस्थाएं भी, जैसे यूरोपियन यूनियन एक संस्था थी जो इसका भाग बनी। इसका मतलब है कि इससे अब कितने देश जुड़ गए? G7 प्लस 1, G8, G8 प्लस 5 कितने हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और इन्हीं संगठनों ने G20 देश के समूह को बनाया। तो मेरा ख्याल है ये विस्तार आप समझ गए होंगे। विश्व में ग्लोबल गवर्नेंस के लिए और अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारे आपसी अंतर संबंधों के लिए G7 देशों की एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, फ्रांस के अलावा इटली और जापान शामिल था।
बाद में चल के रशिया इसमें शामिल होता है, जिससे कि इसकी संख्या G8 हो गई। 5 न्यू इमर्जिंग कंट्रीज थी, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, इनको इसमें शामिल किया गया। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन एंड टर्की इसका पार्ट बनता है, जिसने कि G20 कंट्रीज को फॉर्मुलेट किया। G20 कंट्रीज बनती हैं और G20 कंट्रीज का इसमें क्या होता है, एक संगठन तैयार होता है। ये वर्ल्ड के गवर्नेंस के साथ साथ वर्ल्ड के इकोनॉमिक सारे फोरम को देखने के लिए उत्तरदायी थे, और इन लोगों ने विश्व के सारे आर्थिक और गवर्नेंस फोरम में अपना मेजर रोल प्ले किया। बच्चों, इस समय अगर हम लोग देखते हैं तो आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ संगठन का निर्माण किया गया। बाय डिफॉल्ट ये लोग इनके अधिकारी बाय डिफॉल्ट इनके ये सदस्य बन गए, और विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के संचालन के लिए और आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण के लिए IMF, IBRD और GATT जैसे संगठनों का निर्माण किया गया। बच्चों, ये विश्व के आर्थिक व्यवस्था के नियंत्रक निर्धारक बन गए। और G20 एक ऐसा समूह रहा जो समूह विश्व की वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर परस्पर विचार विमर्श करे, एक दूसरे के आर्थिक विशेषताओं को देखे, आर्थिक विशेषताओं को समझे और कई नई चीजों को जाने और उस नई जानकारियों को साझा करे। इसके लिए G20 का गठन किया गया। G20 का मुख्य उद्देश्य जो विश्व में जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उन आर्थिक व्यवस्थाओं को देखना, किसी भी देश का, विश्व के किसी भी देश के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों पे परस्पर विचार विमर्श करना, और विचार विमर्श कर करके एक दूसरे के आर्थिक विशेषताओं से नई चीजों को देखना, और नई चीजों को देख कर करके उस पे कोई भी एक सहमति बना करके वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना था। बच्चों, वर्ष 2008 की अगर आप बात करते हैं तो वर्ष 2008 में पहले G8 चल रहा था, जैसा कि मैंने बताया। इस G8 की बैठक में यह स्वीकार किया गया कि विश्व में अर्थव्यवस्थाओं में कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको इग्नोर करना संभव नहीं है। इसलिए G8 के स्थान पर G20 का फॉर्मुलेशन होता है, यानी G20 कंट्रीज अस्तित्व में आती हैं G8 की जगह में। क्यों? क्योंकि वर्ष 2008 में यह अब समझ लिया गया कि सिर्फ इन 8 देशों से, इन 8 अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सारा व्यवस्था नहीं बनाया जा सकेगा, इसलिए G20 कंट्रीज का निर्माण किया गया। मैंने बताया किस तरह से विस्तार होता है। G7 पहले थे, +1 होते हैं, G8 हो गया, G8 के बाद में +5 होते हैं, G13 हो गया, और फिर 7 कंट्रीज को लिया गया, और फाइनली G20 का अस्तित्व आता है, G20 आता है। लेकिन वर्ष 2008 में एक और घटना होती है। वर्ष 2008 में अचानक से अमेरिका में और यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में तीव्र मंदी आती है। बहुत तीव्र मंदी आती है, बहुत बड़ी मंदी आती है। और इसमें क्या होता है कि इस तीव्र मंदी के शिकार ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं, मेजर अर्थव्यवस्थाएं हो जाती हैं। और इसके लिए जो दोहा वार्ता थी, दोहा में एक जो बैठक होनी थी G20 की, उसके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये बैठक होने वाली थी दोहा में। दोहा में जब ये बैठक होने वाली थी तो उस पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो दोनों महत्वपूर्ण घटक हैं, उन दोनों महत्वपूर्ण घटकों में तीव्र आर्थिक मंदी आ जाती है। ऐसी दशा में जो भी आर्थिक कार्यकलाप है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पे एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए क्या हुआ कि 2008 में इस G20 देशों के भविष्य
पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह आता है। ऐसी दशा में कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने वर्ष 2009 में एक संस्था की स्थापना करने की बात सोची और 4 सदस्य देशों ने, ब्राजील, रशिया, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स जैसी संस्था की नींव डाली। अगर मैं ब्रिक की बात करूं तो इस ब्रिक की बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन था। चीन विश्व की एक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था था। हम ब्राजील की बात करें तो यह ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में था। ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था को इसने, अगर हम लोग देखते हैं तो फॉलो किया हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं तो रूस, ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ी सी अर्थव्यवस्था रहा है और विश्व के एक अगर हम लोग बात करें तो धुरी के रूप में इसने कार्य किया है। और भारत भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था था और भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया, इन 4 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह अस्तित्व में आया जिसको ब्रिक नाम दिया गया। इस नाम को जो दिया गया वो प्रत्येक देश के प्रथम अक्षरों से, प्रथम शुरुआती जो अक्षर हैं उनके आधार पर लिया गया, ब्राजील, रशिया, भारत और चीन। और इसका एक बैकग्राउंड तैयार होता है। मगर तभी एक अगर हम लोग देखें तो एक और अन्य अर्थव्यवस्था बहुत, अगर हम लोग बात करें तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था और उसकी जड़ें भी बहुत अच्छी बन रही थी और वो अर्थव्यवस्था थी साउथ अफ्रीका की। क्योंकि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि पूरी जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीकी महाद्वीप का ये फाइनेंशियल सेंटर है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। देखो बच्चों, जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और इसको आपको समझना भी चाहिए। जब शुरुआत की आप बात करते हैं तो शुरुआत में विश्व में सारे महाद्वीप अलग अलग थे। यहाँ पे आपसी अंतर संबंध जो थे, खासकर व्यापारिक अंतर संबंध, वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुए थे। संचार के साधनों का अभाव था। तो इंटर सफिशिएंट जितने भी अर्थव्यवस्थाएं थी वो कोरिलेटेड होने के बावजूद अगर हम लोग देखते हैं तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण थी और अपने आप को उन्होंने केवल जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हम लोग उसको कह सकते हैं। धीरे धीरे इन सब में आपसी व्यापारिक लेन देन होता है। ये व्यापारिक लेन देन एशिया का यूरोप के साथ पहले होता है, क्योंकि ये अगर हम लोग देखते हैं तो आपस में जुड़े हुए थे। दक्षिण अगर हम लोग बात करें दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और इन सब में उतना ज्यादा अभी प्रचारित प्रसारित सारी चीजें नहीं हुई थी। व्यापारिक गतिविधियां वहां पे अभी नहीं उभर के आई थी। बाद में जब आप देखते हैं तो क्या होता है, यूरोप धीरे धीरे सब चूंकि बीच में क्या होता है कि जो एशिया है, एशियन महाद्वीप में जो स्थलीय व्यापारिक मार्ग है, स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होने लगा। और स्थलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो एक स्थल व्यापार था, एक रोड से होने वाला व्यापार था, उस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है। ऐसी दशाओं में अब व्यापार के, वैश्विक व्यापार के ऑल्टरनेट्स ढूंढने थे और इसी समय में क्या होता है, समुद्री खोज होती है। बहुत सारी समुद्री खोज की जाती है और इसमें जो यूरोप है, उस यूरोप ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्यों? क्योंकि यूरोप के देशों में ज्यादातर देश समुद्री सीमा को शेयर करते हैं, तो वहां स्कोप जो था समुद्री व्यापार का बहुत ज्यादा था।
कई बार ये होता है, बच्चे पूछते हैं कि या बच्चों के मन में ये एक जिज्ञासा होती है कि यूरोप क्यों व्यापारिक शक्ति बना। अगर हम लोग देखते हैं तो प्री मॉडर्न के समय में यूरोप की व्यापारिक शक्तियाँ पूरे विश्व को आच्छादित कर देती हैं। तो ये अचानक से क्यों बना, कैसे बना? एशिया जब शुरू से एशिया में सारी चीज़ें थीं, आप अगर देखते हैं तो एशिया किसी भी व्यापार और वाणिज्य के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है मार्केट। और एशिया अपने जनसांख्यिक और जननांकीय जितने भी फीचर्स हैं, उन फीचर्स में सबसे बड़े मार्केट का रोल प्ले कर रहा था। लेकिन फिर भी ये विश्व व्यापार में उतनी बड़ी हिस्सेदारी क्यों नहीं कर पाया? क्या कारण रहा कि इसकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं हो पाई? तो अगर हम लोग सीधा-सा इसकी बात देखें तो ये प्राकृतिक जितने भी कंडीशंस हैं उनको हम इस पे बता सकते हैं। क्योंकि भारत और एशिया और जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, इन एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर कंट्रीज़ स्थल अवरुद्ध हैं, यानी वहाँ पे लैंड लॉक्ड हैं। जबकि यूरोप के ज़्यादातर जो देश हैं वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। तो अगर स्थल मार्ग से व्यापार अवरुद्ध हो चुका है तो कहीं न कहीं ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, और उसी ऑल्टरनेट में यूरोप के देशों को प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है और यूरोप व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनने लगा। मगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात ऐसे नहीं रहे, क्योंकि उभरती हुई शक्ति और उभरती शक्ति का केंद्र बनता है अमेरिका। यूरोप, विश्व के एशिया के देश, इन देशों के बीच में विश्व युद्ध ने क्या किया? इनके इकोनॉमिक जितने भी फीचर्स थे उस इकोनॉमिक फीचर्स को क्या कर दिया? नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में तीव्र रूप से विकास होता है, वो होता है अमेरिका का। अमेरिका अपने आप में एक अलग सा देश था, अलग महाद्वीप था, जिसमें किसी भी तरह के आपसी द्वेष नहीं थे और वर्ल्ड वॉर में उसका कोई विशेष क्षति नहीं हुई थी। तो गतिविधियों का केंद्र बन गया अमेरिका। और दूसरी तरफ एशिया और यूरोप का एक देश था रशिया, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा और दो अलग अलग विश्वों में बोले तो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया, द्विध्रुवीय देश। रशिया के विखंडन के बाद और विश्व के ग्लोबल अर्थव्यवस्था के बाद कई देशों का और कई अर्थव्यवस्थाओं का यहाँ पे विकास होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एशिया। एशिया में कई कंट्रीज होती हैं, जिन कंट्रीज को लेकर करके अगर आप देखते हैं तो उन कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। जिसमें अगर आप बात करते हैं चाइना, जो चाइना ने वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप को बना दिया और वर्ल्ड में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में वर्क करने लगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो यूरोप की जो स्थिति थी, यूरोप की चूंकि अब जो समुद्री व्यापार का रोल अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड में लॉजिस्टिक अप्रोच होने के बाद में क्या होने लगा कि अब यूरोप की जो समुद्री सीमाएं थी उन सीमाओं की आवश्यकता केवल नहीं पड़ती, बल्कि जो मार्केट था उस मार्केट के पास भी अपना बहुत बड़ी समुद्री सीमा और लॉजिस्टिक अप्रोच के कारण वो लोग बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में एशिया उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनती है। इधर अमेरिका अब धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका भी एक धीरे से धीरे सैचुरेशन आने लगा और अर्थव्यवस्था में विश्व की, यद्यपि वो अभी भी पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब उसमें क्या होने लगा, धीरे धीरे गिरावट आने लगी, जिसके कारण अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाने लगी। और जैसे ही अमेरिका फर्स्ट की आप पॉलिसी अपनाएंगे, आपका मार्केट क्या होने लगेगा, क्लोज होने लगेगा। ऐसी कंडीशन में उन कंट्रीज जिनके पास मार्केट भी है और जो बढ़ती हुई इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमी भी है, उनको आगे आना होगा। ये कंडीशन रहती है जिसके कारण ब्रिक्स जैसे संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई और साउथ अफ्रीका, चूंकि अब अफ्रीकी महाद्वीप भी धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गया है और उस औपनिवेशिक शासन को उसने एक इतिहास बना दिया और एक इतिहास बना करके उसको छोड़ दिया। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में अब
इस संगठन की भूमिका अवश्यंभावी हो गई और इस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा ख्याल है आप ब्रिक्स की पृष्ठभूमि समझ गए होंगे, यूरोप के बारे में समझ गए होंगे कि यूरोप में क्यों औद्योगिक क्रांति सी आई थी। बच्चों, अब मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा सारी चीजों की जानकारी दे दूं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिक्स जो है वो 5 उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए तैयार किया गया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और इसका ये संक्षिप्त नाम है, इनका ये जो 5 मेजर कंट्रीज हैं उनके प्रथम अक्षर से बना हुआ नाम है। ये सदस्य क्षेत्रीय मामलों में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ये सारे जो देश हैं इनका अपना क्षेत्रीय महत्व बहुत बड़ा है और 2009 के बाद से, क्योंकि मैंने बताया दोहा सम्मेलन जो होने वाला था, उस सम्मेलन में छाई हुई अनिश्चितताओं के कारण क्या होता है, 2009 के बाद से ब्रिक्स राष्ट्रों की औपचारिक शिखर सम्मेलन की बैठक की जाती है और लगातार हर वर्ष ये लोग अपने समिट्स करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश विश्व की उभरती हुई अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं। मैंने बताया कि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की अगर आप बात करें तो पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप के एक सेंटर का काम करता है, इकोनॉमिक सेंटर का काम करता है। भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग ब्राजील की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्राजील भी विश्व में अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ब्राजील को आप जो पूरे के पूरा दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, उस पूरे दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है ब्राजील की। ब्राजील एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है ये। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, और क्योंकि आप देखिए कि ये जो ब्राजील है, ब्राजील ने ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ दिया है, यानी कि यूरोप का जो मेजर कंट्री है वो कंट्री ब्राजील से अर्थव्यवस्था में पीछे है। इसका मतलब है कि ब्राजील को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और इसका शक्तिशाली अर्थव्यवस्थिक बाजार भी है। जो ब्रिक्स है, इसका अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य इकोनॉमी तो है ही, लेकिन इसका मेजर लक्ष्य क्या है कि पीस यानी शांति को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। मैंने बताया कि ब्रिक्स के कई देश संयुक्त रूप से तो एक शक्तिशाली देश बन ही गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कई आर्थिक रैंकिंग, आप जान रहे हैं कि चाइना का लक्ष्य है कि विश्व की वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। यद्यपि अभी उस अगर हम लोग देखें तो इस वैश्विक महामारी में चाइना ने जो अगर हम लोग बात करें तो विश्व में एक निगेटिविटी गेन की है, लेकिन फिर भी आर्थिक महाशक्ति तो है ही, आर्थिक महाशक्ति है, इससे कोई भी दो राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। और सबसे बड़ी बात कि जनसंख्या और बाजार के दृष्टिकोण से भी चीन एक बहुत बड़े रोल प्ले करता है, विश्व में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। अर्थव्यवस्था तो है ही उसकी, और साथ साथ उसकी जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, वो सदस्य देश अपने लिए एक नई इकोनॉमी मानदंड यानी एक नया मानदंड तैयार कर रहे हैं और धीरे धीरे उन मानदंडों को प्राप्त कर रहे हैं। ब्रिक्स जानता है, ये संस्था ये जानती है कि अगर क्षेत्रीय सहयोग रहेगा, आपसी सुरक्षा रहेगी, शांति, अगर क्षेत्रीय शांति बनी रहेगी,
इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन किया जा सकेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। बच्चों, ब्रिक्स का अगर हम लोग बात करें तो इसका औपचारिक शिखर सम्मेलन जो है, वो शिखर सम्मेलन कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया और इसमें 16 जून वर्ष 2009 को शुरू किया गया शिखर सम्मेलन। और इसमें ब्राजील के, अगर हम लोग बात करें, लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, रूस के दिमित्री मेदवेदेव, मनमोहन सिंह जी भारत के और हु जिनताओ चाइना के नेता शामिल थे। बच्चे, कई बारी प्री में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड प्री के भी कई प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न में क्योंकि ये पूछा जाता है कि भाई जिस समय ब्रिक्स का गठन हुआ उस समय राज प्रमुख वहाँ कौन कौन से वहाँ पे प्रतिनिधि, राज प्रतिनिधि आए थे, कौन कौन से लोग शामिल हुए थे। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में शामिल निम्नलिखित में से कौन से नेता थे या नहीं थे। या ये पूछा जा सकता है कि विश्व के संस्थापक नेताओं का नाम इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। या ये पूछा जा सकता है नेम विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, 4 नाम दे दे और 4 देशों का नाम दे दे और बोला जाए कि विच वन इज करेक्टली मैच और नॉट करेक्टली मैच। तो इससे बहुत सारे प्रश्न की संभावना बनती है। तो इसलिए आपको ये नाम मैंने लिख करके दे दिया है, आप इन सारे नाम को याद रखेंगे और इन सारी चीज़ों को आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि ब्राज़ील के कौन से नेता थे, रूस के कौन से नेता थे, भारत के कौन से थे और चाइना के कौन से नेता शामिल थे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, ये आपके प्री के लिए भी होगा। मेंस में तो खैर हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेंस में फैक्चुअल्स कम से कम हमें लिखना होता है। बच्चों, जब मैं आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर के लिए मेरे साथ प्लस पे अगर जुड़ेंगे तो प्लस पे मैं उस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो कराऊंगा। तो उस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूरी फ्रेमिंग की जानी चाहिए। मैं पूरे के पूरे आईआर जो होंगे उस आईआर की पूरी फॉर्मेटिंग कराना चाहता हूँ, लेकिन वो संभव तभी होता है जब आप मेरे साथ उस आईआर के लिए जुड़ेंगे। तो मैं आपको उसमें पूरी की पूरी क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आंसर लिखते समय हमें बहुत दिक्कत होती है, तो उसलिए हम लोग उसको देखेंगे। दूसरी चीज, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रिक ग्रुप है इसका पहला जो सम्मेलन है, वो सम्मेलन में इन 4 नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। ये 4 नेता इसमें भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये जो समिट हुआ था, इस समिट का फोकस था कि आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि विश्व, मैंने बताया कि इसकी पृष्ठभूमि, इस संगठन के निर्माण की पृष्ठभूमि ही विश्व का आर्थिक संकट बनता है, जो कि अमेरिका को और अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन को अपने चंगुल में ले चुका होता है और विश्व गहन आर्थिक मंदी से गुजर रहा होता है। वैसी दशा में जरूरी था कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि विश्व की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और सबसे बड़ी बात, जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन वित्तीय संस्थाओं पर सुधार हो। बच्चों, मैं इसी क्रम में, यही जो ब्रिक्स का क्रम चल रहा है, इस ब्रिक्स के क्रम में 2 वित्तीय संस्थाओं के विषय में भी जानकारी दूंगा। कल जो मेरी कक्षा होगी उस कक्षा में मैं वित्तीय जो संस्थाएं हैं उन वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानकारी दूंगा, विशेषकर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का एक, अगर हम लोग बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव हुआ। ब्रिक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और कैसे इसने वर्ल्ड बैंक का प्रतिस्थापन करने का प्रयास किया। तो वर्ल्ड बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के
आपसी जो मैं तुलना करते हुए चीज़ों को बताऊंगा, उसमें ही मैं आईएमएफ वगैरह की भी तुलना करूंगा, आईएमएफ वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। तो कल की कक्षा एक महत्वपूर्ण कक्षा होगी, जिस कक्षा में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जो मैंने अभी अभी बताया कि ब्रिक विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज का एक वेंचर था, यानी जो विकासशील देश हैं उनका एक, अगर मैं बात करूं तो संगठन था। और ये चर्चा हुई कि ये चार देश जो चार अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कैसे विश्व की इस आर्थिक सुधार में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो जो विकसित देश हैं उनके मानदंड कभी भी, जो अगर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक ही किसी भी देश के जो इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा होता है, उस सपोर्ट सिस्टम में जिस भी वो क्राइटेरिया को रखता है, वो विकासशील देश फुलफिल ही नहीं कर पाते। तो वर्ल्ड बैंक का ज्यादातर जो, अगर हम लोग बात करें, फायदा विकासशील देशों को मिल नहीं पाता। इसलिए वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो रहा है, अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा। तो ब्रिक के सदस्यों ने ये देखा कि भाई पूरे विश्व में 3/4 जो जनसंख्या है और जो देश हैं वो तो विकासशील हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इसको हम लोग देखें। और सिर्फ इन 4 देशों तक नहीं, बल्कि विश्व में जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लगभग 3/4 यानी कि 75% देशों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, कैसे उनको अपलिफ्ट कराया जा सके, ये चीजें किसमें दिया गया, ब्रिक्स के स्थापना और विकास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। बच्चों, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इस का फोकस आर्थिक सुधार और वित्तीय संस्थानों के सुधार पर था। अब वर्ष 2010 में क्या होता है कि इस ब्रिक के ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल करने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि इसको अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ष 2009 से ही प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था। ये प्रक्रिया 2009 से ही शुरू हो गई थी, जिसमें जिस वर्ष बैठक हुई थी उसी समय ये तय कर लिया गया था कि हाँ, दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और अगस्त में ऑलमोस्ट वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। और आधिकारिक रूप से 24 दिसंबर 2010 को अफ्रीका को इसका सदस्य बना दिया। इसमें अगर हम लोग बात करें तो चीन ने औपचारिक रूप से इनका आमंत्रण किया, और आमंत्रण करने के बाद उन्होंने प्रपोजल रखा जिसको अन्य देशों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और अब जो ब्रिक था, BRIC, उसमें S जुड़ गया, यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया, और वो साउथ अफ्रीका जुड़ने के साथ साथ वो क्या हो गया, ब्रिक्स बन गया। वर्ष 2011 में अगर हम लोग बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चीन के सान्या में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो राष्ट्रपति थे वहां के जैकब जुमा ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सान्या में ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। फिर से एक, अगर देखिए इसको आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वर्ष 2008 में अगर हम लोग देखते हैं तो G20 के अनिश्चित भविष्य को देखते हुए एक विकासशील देशों ने संगठन बनाने का प्रयास किया, और उस संगठन, चूंकि वर्ष 2008 के दोहा सम्मेलन में G20 की बैठक होना संभव नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है, विश्व में अमेरिका और
यूरोप में आर्थिक मंदी आ जाती है। इसको देखते हुए कुछ विकासशील देशों ने अपने आप को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके क्या किया, एक नए संगठन के नींव डाली जो कि वर्ष 2009 में फॉर्मुलेट हुआ। और 2010 में क्या होता है, इसमें पांचवा देश साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है। और ये जब 2010 में जुड़ गया, उसके बाद 2011 में ये पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट करता है। 2000 के सम्मेलन में ये पार्टिसिपेट पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं करता है, 2011 में पार्टिसिपेट करता है। और उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम था जैकब जुमा। जैकब जुमा ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पार्टिसिपेशन किया। साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति थे। पहले 4 लोगों के मैं नाम बता चुका हूं और ये 5वां नाम इसमें आपको शामिल किया गया है। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 2009 के बाद प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन यानी कि एनुअल समिट स्टार्ट किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के पहले 2009 और 2010 में किया गया था। मैंने अभी भी बताया कि 2010 में यद्यपि दक्षिण अफ्रीका पूर्णकालिक सदस्य बनता है, लेकिन वो सम्मेलन के बाद बनता है, यानी कि 2009 में और 2010 में ये सम्मेलन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। यानी पहले जो 2 सम्मेलन थे उसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे जो पूर्णकालिक सदस्य थे। 5वां देश जब शामिल होता है तो वो 2011 में होता है। सबसे रीसेंट जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, जो हालिया समिट हुआ है, वो हुआ है 2019 में ब्राजील में। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि रोटेशन के आधार पे समिट्स होते रहे हैं। जैसे जैसे हर देश का अलग अलग बार समिट होना तय किया जाता रहा है। वर्ष 2020 में क्या है, वर्ष 2020 में अगर हम लोग देखें तो कोविड के कारण ये सम्मेलन संभव नहीं हो पाया है। बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे फैक्चुअल्स को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जब थोड़ा सा फैक्चुअल समझेंगे तब हमें ये पता चल पाएगा कि ये जो समूह है इनका निर्माण क्यों किया जाता है। देखो, कभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई ना कोई रोल होता है। हम लोगों ने अभी इधर मैंने आपको सार्क के बारे में बताया, बिम्स्टेक के बारे में बताया। आज हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बताया कि ब्रिक्स का जो मुख्य उद्देश्य था, विश्व में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। वर्ल्ड बैंक का जो रुख है उस रुख को प्रतिस्थापित करना। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जो कल की कक्षा होगी उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। कल संभवतः 2 कक्षाएं मैं लूंगा, 1-1 घंटे की 2 कक्षाएं लूंगा संभवतः। अभी आई एम नॉट श्योर, लेकिन होगा, मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा कि 2 कक्षाएं होने जा रही हैं। तो 2 कक्षाएं, क्योंकि एक तो इसमें हम लोगों को डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह के बारे में देखने हैं, और इसमें मुझे आप लोगों को एक आध और चीज़ों के बारे में बताना है। तो 2 अलग-अलग कक्षाएं ली जा सकती हैं। और मुझे बच्चों हाल ही में मतलब आने वाले तुरंत कुछ ही दिनों में पेपर 4 की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करनी है। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे उसके रूप को आपको बनाना है, तो उस विषय में भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताया जाए और उस विषय में भी एक बार हम लोग थोड़ा सा फोकस करें। बच्चों, तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ब्रिक्स है, ये जो समूह है, ये वर्ष 2009 में गठित होने के बाद, और कोई भी संगठन तभी महत्वपूर्ण बनता है जब उनकी बैठकें, उनके समिट्स लगातार हों। अगर हम लोग सार्क की विफलता को देखें तो सार्क की विफलता का मुख्य कारण क्या रहता है, तो सार्क की विफलता का मुख्य कारण ये है कि उसमें जो बैठकें होती हैं वो रेगुलर ही नहीं होती हैं। बैठकें रेगुलर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे इतना ज़्यादा वो
गंभीरता नहीं होती। और यहाँ पे ब्रिक्स का जो सबसे मेजर रोल है कि ब्रिक्स का मेजर रोल ये रहा कि भाई हर वर्ष बैठकों का किया जाना। साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं, यानी कि विकास बैंक, नव विकास बैंक, उस नव विकास बैंक की स्थापना ने जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उसको सफल बना दिया। अगर हम देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ने ब्रिक्स की स्थापना को एक मीनिंग दिया, मीनिंग बना। यहां ये सदस्य देश बन सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहा। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो दो कंपोनेंट्स ब्रिक्स को बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, बहुत बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा इन संस्थाओं ने कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA किया, जो कि 2014 और 15 में आया। बच्चों, इन दोनों ने ब्रिक्स को अचानक से ये G20 के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया। जो G20 कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड गवर्नेंस के लिए जानी जाती हैं और इकोनॉमिक फोरम पे अपनी बहुत महत्वपूर्ण पकड़ रखती हैं, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, IMF के माध्यम से, उनका प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग देखें तो क्या कर दिया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और दूसरा कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA को माना गया। इन दोनों कंपोनेंट्स ने क्या किया? जो G20 देश है, उन G20 देश को एक प्रतिस्थापन बना दिया। बच्चों, कई बारी अभी जो क्रिटिक्स हैं वो तो ये कहते हैं कि आगे चल करके के ये जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स G7 जो थे उन G7 को पीछे छोड़ देगा। G20 बेसिकली G7 का ही तो प्रतिस्थापन है। आपको मैंने पूरे बैकग्राउंड में बताया कि किस तरह से G7 ने प्रारंभ किया, G8 बना और फाइनली G20 बना। लेकिन वस्तुतः ये प्रारंभ G7 ने जो किया, उस G7 को अगर ब्रिक्स इसी तरह से चलता रहा तो विकासशील देश, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि विकासशील देश जो हैं उनको पता है कि वास्तविक परेशानियां कहां हो रही हैं, वेयर रियल प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जो G7 कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं? अपने जितने भी अपनी शर्तें हैं वो लागू करने का प्रयास करते हैं, और जितने भी IMF, वर्ल्ड बैंक से उनको ज्यादा फायदा होता है, उनकी पॉलिसीज को ज्यादा फायदा होता है। और वर्ल्ड बैंक, IMF में चूंकि उनका योगदान ज्यादा है, इसलिए वर्ल्ड बैंक और IMF उनके ऊपर किसी भी तरह का आप प्रतिबद्धता, आबद्धता नहीं लाता। इसके कारण जो विकासशील देश हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको एक ऐसी संस्थागत सपोर्ट की आवश्यकता थी, जो संस्थागत सपोर्ट उनको इकोनॉमिक डेवलप कर सके। वैसी कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ब्रिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसीलिए ब्रिक्स का इतना तेजी से विकास होता जा रहा है। ब्रिक्स इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वो यही रीजन है कि इसमें जो विकासशील देश हैं उनकी सारी चीजों की कठिनाइयों की बात सोची गई है। और ब्रिक्स विकास बैंक, जो कि NDB के नाम से जाना जाता है, और कभी भी अगर इमीडिएट जरूरत पड़े तो वैसे में आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA, ये कंपोनेंट्स ब्रिक्स को एक अलग प्रतिस्थापन दे रहे हैं, एक अलग आयाम दे रहे हैं।
ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने अभी जो ब्रिक्स के बारे में पढ़ा और इस ब्रिक्स में हम लोगों ने ये देखा कि इसके गठन की पृष्ठभूमि क्या थी, किस बैकग्राउंड, किस आधार पर ब्रिक्स का गठन किया गया। इसके गठन के पृष्ठभूमि को देखने के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि इसमें संगठन का निर्माण कैसे हुआ और साउथ अफ्रीका का कैसे जुड़ा, और फाइनली हम लोगों ने देखा कि आर्थिक व्यवस्था में इन्होंने क्या कार्य किए। आर्थिक व्यवस्था में इनका कार्य। अब इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि एनडीबी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और ये किस प्रकार वर्ल्ड बैंक के साथ में कार्य कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को किस तरह से ये अगर हम लोग देखिए प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे अपनी अगली कक्षा में। बच्चों, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे और आप रेगुलर मोड पे कक्षा में आइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये क्लास समझ में भी आई होगी और चीजें भी क्लियर हुई होंगी, उद्देश्य भी क्लियर होगा। बच्चों, आपको अगर मेरी कक्षा अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और जितने भी आपके जानकार हैं उनके पास में शेयर करें और बेल आइकॉन के साथ में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे और कई जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी जो कि सिविल सेवा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आप मुझे t.me/unacademy_निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको मेरी क्लास के लिंक्स मिला करेंगे। जब भी मेरी क्लासेस होंगी आपको पहले से इंटीमेशन मिल जाया करेगा। और आप जब सब्सक्रिप्शन लें तो निशांत 1 कोड का यूज करें। निशांत 1 का कोड का यूज करने के साथ आपको 10% का फीस रिबेट तो मिलेगा ही। अभी अभी मैंने बताया कि आइकॉनिक फीस हाइक होने वाली है। तो बच्चों, आप अगर पर्सनल मेंटोर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गाइडेंस को कोई पर्सनली मेंटोर करे, तो उस पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है सब्सक्रिप्शन में, तो आप मुझे मेरे ऐप, जो अनअकैडमी का ऐप है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। क्लास के बाद में आप मैसेज के थ्रू आप मुझसे बता सकते हैं कि क्या परेशानी है, फिर उसको मैं शॉर्ट आउट करूं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी ही कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।